सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? सवाल ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं। मैं हूँ यासर मलिक। एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। मगर कार्रवाई ना हो, मगर सही न्याय क्यों हो। करेगा? सुनिए क्यों करेगा? बता रहा हूँ। जनता के तीखे सवाल सुनते ही बीजेपी के प्रवक्ता घबरा गए। हेड स्पीच पर जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री और नेता जो है हेड स्पीच दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, उस पर जनता का तीखा रुख देख बीजेपी के प्रवक्ता घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद जनता ने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उनको बचने का मौका नहीं दिया, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनके एजेंडे को जो है सबके सामने लाकर रख दिया। तो और साथ ही साथ जब जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछे तो अंजना ओम कश्यप भी जनता के साथ हो जाती है और जनता के साथ सुर में सुर मिलाकर बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए कि किस तरीके से हेड स्पीच पर जनता ने वहां पर पखिया उधेड़ी है बीजेपी के प्रवक्ता। ये आप पूरी डिबेट देखिए। बिहार में क्या हुआ, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में क्या हुआ, इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं, तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अल्वी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है? जो विदेश में जाके कहे, राहुल गांधी, अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी छोटा सा उत्तर, अंजना जी बहुत छोटा सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग के मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाया, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस्क में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रूइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए, बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं। एक साथ जवाब लूंगी। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है, तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू?
हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता, जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार, उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई, तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से क्वेश्चन कर देना चाहिए था। क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया, और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में। लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर, अभी देखो एएसआई का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 में क्या स्टेटस है? सुन तो लीजिए, एक्ट 58 में बना, और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था वो छोड़ दीजिए। एएसआई डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई, और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं। विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो, ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। भाटी साहब, चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों, तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? माइक उठाइए। जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब। महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात। महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं, कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही नहीं। ना बेरोजगारी है ना महंगाई। 3.61% है, जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा
सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने आप स्मार्टफोन लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं, बोलो कितने स्मार्टफोन है देश में? देखिए जरा एक बार जाके 84 करोड़ अरे मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ, जरूरत की 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। देश की राजधानी में एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन हर मुख्यमंत्री समस्या योगी का समाधान आदित्यनाथ ने हिंदू तो मुसलमान। भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूं, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो एक दो आलोक जी ने इशारा किया। वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली बीजेपी के प्रवक्ता की, तो अंजनम कश्यप भी जो है इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। हाँ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे। यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। नहीं किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं वो अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था, अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें। ये धौंसपट्टी नहीं चल रहा था। योगी आदित्यनाथ दूसरे धर्म पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब पना है। हद होती है डिफेंड करने की। धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हेट स्पीच। सर सुनिए, अब आपने औरंगजेब से कर रहे हैं, टर्न पे करिए। मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ मृत्युंजय जी, भाजपा के साथ नहीं है। तिवारी जी, हम भगवान के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। आप ही जवाब दीजिए। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगाए हैं? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, टीका भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते, लेकिन आप क्या करते हैं? मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां छेड़ते हैं। आप हनुमान चालीसा तो केजरीवाल जी भी पढ़ते थे, इंडिया गठबंधन में शादी के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा कर ले, हम जवाब लेंगे। अब देखिए, लड़ाई इसी की कौन है। हेड, इन्होंने कहा हेड स्पीच बड़ी है तो भाजपा ही मत देखिए, बनाइए। बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सर, हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच
स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, ये तिवारी जी। सेकुलर स्पीच है। तिवारी जी, साहब, माइक इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हाँ, जल्दी पूरा इतना कीजिए। ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, मौत और का इसीलिए तिवारी जी, आज तिवारी वो जी, इतना तिवारी जी, बोलिए। सामने आई है। मैंने गिना दिया, और लास्ट में सोनिया गांधी ने पहले स्पीच यूज नहीं किया है, सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। हो गया, बहुत हो गया। तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, आपके- कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर। हमारी गया। धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट हो गया, हो गया, हो एक गया। दिन की होली पर इनके हो कलेजे गया में भाई। सांप लौट रहा है। हम बात आ गया हिंदू परमानेंट हैं, बंद कर दो। इतना तनाव ले इसीलिए रहे हैं। मैंने कहा जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना और ये तनाव रेटोरिक है। के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हम तिवारी सुधांशु जी। हम नहीं, सुधांशु एक जी को मिनट, तो इतना बच्चे तनाव में तय कर रहे हैं, देखे नहीं थे। पंडित जी, एक आज मिनट। इतना तनाव में क्यों? बच्चे अरे तय कर होली रहे हैं। है, फैक्ट तो नहीं है आपके पास। ये चलो एक देश फैक्ट ये बात दो देश की जनता बच्चों की तो एक फैक्ट होली बात भी दो। मनाएगी और जुमे का नमाज भी अदा करेंगे। सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन कोई रंग बदरंग करना चाहेगा उसका जवाब भी देंगे। वैसे एक ये लाइन और होली कह का दो। माहौल अंजना जी, खराब मेरा मत पूरा करें। कर ले हम उसके देश की जनता अंजना को जी, कहना मेरा चाहते टर्न हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए, अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाइए, इनके बातों पर मत रहिए। ये देश पहले भी होली मनाता था और हमारे मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ते थे। आज क्या हो गया? क्यों आप सर इस तरह की बात कर रहे हैं? जब आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला था, 15 लाख खाते में आने का वादा जुमला था, तो क्या होगी आज देश को? इसी के लिए 2022 आपको में भी सरकार वाजपेयी जी लाया गया 2022 है। में भी होली आई थी। होली और जुमा एक दिन था 2022 में। सर एक लाइन में बोल दूं अच्छा, बस। इसे- मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज इतना उदार हो सकता है इन्हीं नेताओं में, जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार कर सकता है, तो मुस्लिम समाज अगर बगैर होलिका जलाए 2 रंग पड़ जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, ये तो सेकुलरिज्म था। और अगर एक रंग पड़ जाएगा तो बहुत हम वो होगा। हम तो भाई इफ्तार काहे भी मजहब चला करते हैं, जाएगा? भाई फलार आप तो भी बगैर करते हैं। रोजेदारी के रोजा अफ्तार करते थे। हम उनसे इफ्तार कहिए भी ना करते कि हैं, जितना हम और करते थे फलार उतना ही भी कर दो। करते हैं। ठीक। रामनवमी में हम फलार करते वाजपेयी जी, हैं। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि बच्चे यहां पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें, और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना आखिरी के 10 सेकंड बचे और इस सुधांशु स्टूडियो जी, में- ये इस वादा स्टूडियो करके में जाइए कि सुधांशु अगर जी ने सीओ से लेकर सबसे ज्यादा हिंदू आपके मुस्लिम मुख्यमंत्री करने का तक काम संभल किया, पर बोल रहे तो वो हैं, सुधांशु होली जी ने पर किया। बोल रहे हैं, जुमे पर बोल रहे हैं, तो अगर एक भी जगह कल हिंसा होती है आपके शासित राज्य में तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ये भी आपको बोलना होगा। क्योंकि देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि हिंसा हम नहीं होने देंगे, और जो करने की कोशिश करेगा उसको भी उसका माकूल जवाब देंगे। एक तरफा कार्रवाई ना हो, हिंसा मगर सही करेगा, न्याय क्यों हो। करेगा? सुनिए क्यों करेगा? बता रहा हूं, सही न्याय पुलिस होना प्रशासन चाहिए। क्या करेगी? बोलिए बोलिए। ये वो जल्दी, 10 जहनियत सेकंड है, बस। हाँ। ये वो जहनियत है। एक्चुअली में हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी जहनियत को। जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जनता भी परेशान हो गई है इन हेट स्पीचों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, जो है हर टाइम जो इलेक्शन आता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग डालने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये चीजें चल रही है, और जनता वहां पर मौजूद थी। जनता ने जब सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता मुंह देखने लगे और सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। जो उनके मतलब का सवाल था उसको उठा लिया और बाकी सवालों को स्किप कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कितनी शानदार तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई है, उनकी बखिया उधेड़ी है, उनका जो एजेंडा था उसको साफ किया है। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय पर जरूर देकर जाइए। आप लोग हेट स्पीच के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा हेट स्पीच बोलती है, उस पार्टी का नाम कमेंट में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।